हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मैं अनिल मौर्य AMS ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट, वर्किंग रूल सब पे डिटेल में हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या क्या हम इसके मेथड को कैसे करेंगे, क्या क्या रिक्वायर्ड्स होगी, क्या क्या हमें जो डाटा लगने वाला है उन सब पर हम पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या करना है। सबसे पहले देखिए, हमें सबसे पहले क्या है कि nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, इस पर हमें बात करनी है। ठीक है, इसको कहते हैं उच्च क्रम का रैखिक अवकल समीकरण है, जो कि कांस्टेंट मतलब रैखिक अवकल समीकरण कह सकते हो आप, जिसके कि अचर कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा। कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब है कि उसके जो डिफरेंशियल होंगे उसके ऑर्डर जो गुणांक होंगे, कोफिशिएंट होंगे 1 2 या कुछ नंबर्स हो सकते हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो सबसे पहले तो हमें पता हो कि इसका जो जनरल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, उस पर पॉइंट टू पॉइंट कैसे वर्क करते हैं। तो आइए पहले इसके डिफरेंशियल फॉर्म को बात करते हैं कि ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए नॉट डी पावर n अपॉन डी पावर n एक्स, मतलब nth डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है a1 डी रेस टू n y n माइनस वन y अपॉन डी एक्स पावर n माइनस वन, a2 डी के पावर n माइनस टू y अपॉन डी एक्स के पावर n माइनस वन अप टू डॉट डॉट a n y इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक, देखिए यहाँ पर कभी f ऑफ x है, किसी बुक में आपको कैपिटल X भी लिखा मिला होगा तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। कैपिटल X, इसका मतलब हमेशा हमको मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय fx, जिसमें फंक्शन ऑफ x है। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, जब आपको पता है कि अगर dy बाई डी एक्स हम फाइंड करते हैं dy बाई डी एक्स, तो इसमें x क्या है आपका, इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, और ये आपका क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, तो डिपेंडेंट, तो ये भी फंक्शन जो होगा किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का फंक्शन होता है, मतलब x का फंक्शन है, f ऑफ x लिखा हुआ है क्योंकि हमें ये सारा वर्क dy बाई डी एक्स के टर्म में है। ठीक है, सो दैट इज, तो इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो nth ऑर्डर भी आप कह सकते हो। यहाँ पे लिखा है कि nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो इट्स कॉल्ड द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट वेयर a नॉट a1 a2 अप टू an आर कांस्टेंट। ये सभी क्या है, एक कांस्टेंट है। अब बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि अब आगे का कैसा वर्कआउट होगा। देखिए, अब हम एक ऑपरेटर का यूज करेंगे, दैट इज ऑपरेटर डी। हमें एक ऑपरेटर डी का यूज करना है, ऑपरेटर कैपिटल डी का यूज करना है, और कैपिटल डी इज इक्वल टू होता है डी अपॉन डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव के सिंबल को ये रिप्रेजेंट करता है। जो डी है ना, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका डी, कैपिटल डी मतलब डी बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको अब रिप्लेसमेंट करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, जब nth डेरिवेटिव है, जैसे डी है, तो अगर डी स्क्वायर हमें लिखना है तो क्या हो जाएगा, डी2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी क्यू लिखना है तो क्या हो जाएगा, डी क्यू, मतलब डी क्यू अपॉन डी एक्स क्यू। ठीक है, इसी तरह अगर हमें डी पावर n लिखना है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डी पावर n अपॉन डी एक्स के पावर n। nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, डी लिखा है तो फर्स्ट ऑर्डर, डी स्क्वायर मतलब सेकंड ऑर्डर, डी क्यू है थर्ड ऑर्डर एंड सो ऑन। तो ये सारी वैल्यूज को अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो फ्रॉम 1 बहुत आसान से हम समझ रहे हैं, तो इसको ऑपरेटर डी के चेंज में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा आपका ए नॉट डी रेस टू एन वाई, a1
डी रेस टू एन माइनस वन वाई, यहाँ पर इस वाले पोर्शंस में यहाँ पे आ जाइए ए टू डी के पावर एन माइनस टू वाई अप टू ए एन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए इसमें y सब जगह कॉमन है तो इसे y कॉमन करते हैं, तो ए नॉट डी रेस टू एन प्लस ए वन डी रेस टू एन माइनस वन, ठीक, ए टू डी के पावर एन माइनस टू अप टू ए एन ब्रैकेट क्लोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स के बारे में हमने बता दिया है कि ये फंक्शन ऑफ एक्स है ओनली, ये ध्यान रखिएगा, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली या कांस्टेंट हो सकता है और कांस्टेंट। अब ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या हो रहा है, डी डी डी, मतलब ये पॉलिनोमियल है किसका, डी का, और ये एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे इसको हम चाहें तो इस तरह से लिखते हैं फाई डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक, वेयर फाई डी इज इक्वल टू क्या होगा, ये दिस इज द फंक्शन ऑफ डी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाई डी का क्या मतलब हुआ, फंक्शन ऑफ डी, फलन है डी का, ठीक है, फंक्शन ऑफ डी। सो फाई डी इज इक्वल टू व्हाट, फाई डी इज इक्वल टू ए नॉट डी रेस टू एन प्लस ए वन डी रेस टू एन माइनस वन अप टू ए एन, ये आपका है फाई डी। ओके, ये तो हमारा हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन किसके अकॉर्डिंग, nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का। ठीक है, ये इसके बारे में हमने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देख ली कि nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसके ऑपरेटर, अगर d के ऑपरेटर d के रूप में हमें इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब मेन आता है हमारा अगला टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है स्टूडेंट इसके जनरल सोल्यूशन पर, कि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए जनरल सोल्यूशन जो बेसिक है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से पार्ट में, पहले ये समझे आप, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे। देखिए जनरल सोल्यूशन जो होता है ना स्टूडेंट, ये एक लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन होता है यहाँ से यहाँ तक उस पर डिपेंड करता है, और एक राइट हैंड साइड पोर्शन पे डिपेंड करता है। तो जनरल सोल्यूशन डिवाइड इन टू पार्ट्स, जनरल सोल्यूशन, ठीक है, इन डिवाइड इन टू पार्ट्स। ठीक, बेसिक दोनों को मैं यहीं पे समझाऊंगा आपको कैसे करना है। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम CF, ठीक है। एंड दूसरा होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं PI, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, बहुत डिवाइड इन टू पार्ट्स। इट मीन्स कहने का सेंस ये हुआ कि जो जनरल सोल्यूशन है इज इक्वल टू क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल्स, इन दोनों का सम होता है, ठीक। अब जनरल सोल्यूशन मतलब संपूर्ण जो सोल्यूशन है, अब कैसे वर्कआउट करेगा, क्या क्या चीजें होंगी। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है वो टोटली डिपेंड करता है लेफ्ट हैंड साइड के पोर्शन पर, जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा उस पर डिपेंड करता है। कि मतलब हमें जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना हो तो हम लेफ्ट हैंड साइड में यूज करेंगे। किस पर डिपेंड करता है, इस फाई डी पे डिपेंड करता है। मतलब फाई डी मतलब क्या, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इट मीन्स कहने का ये है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है विच इज डिपेंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड, मतलब फाई डी, इस फाई डी की जो वैल्यूज होगी इस पर डिपेंड करेगा। अभी क्या होगा उस पर अनदर पोर्शन हम बात करेंगे। और पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है डिपेंड ऑन राइट हैंड साइड्स, राइट हैंड साइड मतलब एफ ऑफ एक्स जो है इस पर फोकस करते हैं, जो राइट हैंड साइड में है उस पर डिपेंड करता है। अब दूसरी चीज, यदि पर्टिकुलर इंटीग्रल मतलब अगर राइट हैंड साइड मान लो जीरो है, राइट हैंड साइड जीरो है, यदि हम कह दें कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ एक्स क्या हमारा है, जीरो है, तो जो जनरल सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही उसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा।
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम जब फाइंड करना सीख लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही हमारा जनरल सोल्यूशन होगा। यदि राइट हैंड साइड जीरो है, राइट हैंड साइड जीरो का होने का मतलब यह है कि जो हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे 2 है तो ये कैसा बनेगा, इसका स्वरूप ये समझो आप, ये जीरो है तो हमें समीकरण सिर्फ ये मिलेगा, फाइव डी वाई इज इक्वल टू जीरो मिला। आपको समझ में आ रही बात कि अगर एफ ऑफ एक्स जीरो है तो फाइव डी वाई इक्वल टू जीरो, राइट हैंड साइड जीरो है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जीरो होता है, मतलब हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल्स की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये समझ में आ रहा है आपको दी थिंकिंग कि यदि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है अगर राइट हैंड साइड जीरो है उस समय हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल्स की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि राइट हैंड साइड जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो टोटली डिपेंड्स किस पर करता है, राइट हैंड साइड की वैल्यू पर। जब राइट हैंड साइड प्रेजेंट हो तब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करते हैं, अदरवाइज फाइंड नहीं करते हैं। पहला क्लियर। तो उस केसेस में जो जनरल सोल्यूशन होगा वही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। जनरल सोल्यूशन मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा और इधर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के टर्म में। बट इसको फाइंड करने के अलग अलग मेथड हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम कैसे फाइंड करेंगे। इतना सारा चीज़ें आपको पॉइंट आउट क्लियर हो गया होगा कि हम इसको कैसे बेसिकली फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब मेन बेसिक फंडा एक बार और, इससे एन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्डर हो गया। ठीक है, इस फॉर्मेट में हम इसको कन्वर्ट करेंगे इन टर्म ऑफ डी। ठीक, और फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखिए इसको हम अगर हिंदी में कहना चाहें तो इसको हम कहते हैं पूरक फलन। क्या कहते हैं? पूरक फलन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो मेन ये है इसको पूरक फलन कहते हैं और इसको कहते हैं विशेष फलन। विशेष फलन, विशेष फलन। ठीक है, ये हिंदी में वर्कआउट्स है तो पूरक फलन या विशेष फलन। अब हमें सीखना है कि वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने के लिए हमें वर्किंग रूल को सीखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम फाइंड करने के लिए जो हमारे पास बेसिक वर्किंग रूल है वो क्या है और कैसे डिपेंड करता है ये वर्क। ठीक है, तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने के लिए हमें पहला ज़रूरत होता है ऑक्सिलरी इक्वेशंस की। ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक, ऑक्सिलरी इक्वेशंस को हम हिंदी में कहते हैं सहायक समीकरण। ठीक, और इसकी वैल्यूज अब क्या होगी? ऑक्सिलरी इक्वेशंस इज होता है फाइव डी इज इक्वल टू जीरो। व्हाट इज द फाइव डी? फाइव डी क्या है आपके पास? ये रहा फाइव डी। जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा लेफ्ट हैंड साइड में ये है आपका फाइव डी इक्वल टू जीरो, मतलब ए नॉट डी रेस टू एन प्लस ए एन ए वन डी रेस टू एन माइनस वन ए टू डी के पावर एन माइनस टू अप टू ए एन इज इक्वल टू जीरो। ये आपका क्या है? ऑक्सिलरी इक्वेशंस। ठीक है, 5D की वैल्यूज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इक्वेशन नंबर 1 2 3 कर लेते हैं, ये 3। अब मेन इंपॉर्टेंट इसी पे सारा वर्कआउट डिपेंड्स करता है। देखिए ये क्या है? n डिग्री पॉलिनोमियल्स है, विच इज n डिग्री पॉलिनोमियल या विच इज द n डिग्री अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, इन टर्म ऑफ d, समझ में आ रही? इन टर्म ऑफ d which is n degree algebraic equation in term of d। इन टर्म ऑफ डी। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये इन टर्म ऑफ डी। तो हाउ मेनी रूट्स आर पॉसिबल, इसके कितने रूट होंगे ये समझना है कि अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल, जैसे आप जानते हो कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, द्विघात समीकरण होता है तो उसके 2 रूट होते हैं, क्यूबिक है तो 3 रूट्स होते हैं। इसी तरह अगर n डिग्री है यहाँ पर तो इसके कितने रूट्स होंगे? जैसे n डिग्री मतलब n रूट्स आर पॉसिबल। ठीक है, मतलब इक्वेशन 3 हैव n रूट। ठीक है, हियर n रूट्स आर पॉसिबल। ठीक है, इट मीन्स इक्वेशन
इक्वेशन 3, ठीक है, हैव n रूट्स, ठीक है, n रूट्स होंगे, मतलब n रूट्स पॉसिबल है। अब कौन कौन से रूट्स कैसे होंगे, रूट्स का टाइप कैसा होगा वो अलग मैटर है, बट रूट्स कितने होंगे इस पर डिपेंड है। तो ये तो क्लियर हुआ पहला कि अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करना है तो हमें क्या लिखना होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन को लिखना होगा। ऑक्सिलरी इक्वेशंस में हमें क्या लिखना होगा, फाई डी इक्वल टू 0। फाई डी मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम डी के टर्म में ऑपरेटर डी का यूज करके हम उसको लिखेंगे, वो होगा हमारा फाई डी। तो फाई डी इक्वल टू 0, फाई डी मतलब ये आपका हुआ, ठीक है, n डिग्री। अब ये n डिग्री अलजेब्रिक इक्वेशंस है, अलजेब्रिक इक्वेशंस है आपका, तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। इसकी रूट्स को हम फाइंड कर सकते हैं। जो रूट्स फाइंड करने मतलब है कि इक्वेशन 3 हैव n रूट्स, ठीक है, विच आर हैव n रूट्स होंगे, n रूट हैं। अब वो रूट्स कैसे होंगे वो अलग मैटर है। रूट्स रियल होगा, डिस्टिंक्ट होगा, रिपीटेड होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, वो अलग अलग पॉइंट आउट होंगे। तो अब रूट्स नंबर ऑफ केसेस होंगे, पॉइंट टू पॉइंट 1 करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 पे हम बात करते हैं। आइए, n रूट्स हैं, तो अब हम मान लेते हैं कि इसके जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके n रूट्स, तो हम कंसिडर करते हैं कि लेट m1 m2 m3 अप टू mn are n roots of equation 3, ठीक है। m1 m2 m3 अप टू mn are n रूट्स ऑफ इक्वेशन 3। इस 3 इक्वेशंस के कितने हैं, n रूट हमने कंसिडर कर लिया। तो पहला पॉइंट अब मेन आता है कि जो फर्स्ट हमारा पॉइंट्स होगा, पहला रूट्स आर, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक। रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब m1 सभी रूट्स जो होंगे अलग अलग होंगे, ठीक है, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, सब डिफरेंट डिफरेंट वास्तविक संख्या हो गई और सभी अलग अलग होंगे। उस केसेस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट, ठीक, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है, मतलब m1 m2 जो है आपके पास, m1 m2 m3 अप टू mn आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, अलग अलग है। तो इस केसेस में हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है C1। देखिए, जितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे उतने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट की जरूरत होगी। तो C1 e की पावर m1x, ठीक, C2 e के पावर m2x प्लस C3 e के पावर m3x अप टू Cn e के पावर mnx। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा इस केसेस में, इस इक्वेशन का, क्योंकि C1 C2 C3 और Cn क्या होंगे, आपके आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे, स्वच्छ अचर है। ये आपको दिमाग में पहले बैठ जाना चाहिए। समझ में आ गया आपको कि क्या है सिस्टम। पहला फाई डी एफ ऑफ डी इक्वल टू 0। जब रूट्स आर डिस्टिंक्ट हो उस केसेस में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा इस तरह से होगा, C1 C2 C3 क्या है हमारे हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है, दैट इज क्लियर कि वेयर C1 C2 जो है C1 C2 C3 एंड Cn आर आर्बिट्री को समझ लेना। तो मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वेयर C1 C2 अप टू Cn आर आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक, आर्बिट्री कांस्टेंट्स हो गए आपके। अब जैसे मान लीजिए अगर कोई एग्जांपल ले ले हम, जैसे सपोज हमने इक्वेशंस ले लिया कि d² प्लस 5d प्लस 6y इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चंस हमारे पास है। अब देखिए इसके सॉल्यूशंस हो तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है, ये क्वेश्चंस आपका, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है, या जनरल सोल्यूशन भी फाइंड करना हो तो भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब ये फंक्शन किसका है, डी का, मतलब इसको हम कह सकते हैं कि फाई ऑफ डी वाई इज इक्वल टू 0। फाई ऑफ डी कितना हमारा है यहाँ पर, d² प्लस 5d प्लस 6, ये फाई डी, जो कि यह वाला फाई डी, ये जो फाई डी हमारा है यही है इसका फाई डी, ओके।
अब मेन फोकस इस पर कि डी स्क्वायर, तो अब हमें पहले चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशंस। ऑक्सिलरी इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म ए लिखते हैं, सहायक समीकरण जो है यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो फाइव डी इक्वल टू क्या पुटअप करते हैं, 0। तो फाइव डी इक्वल टू 0 मतलब डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फैक्टर करिए, डी स्क्वायर 2d प्लस 3d प्लस 6 इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू -2 आ जाएगा और d इक्वल टू -3 आएगा। अब दोनों रूट्स हैं, जैसे तो m1 हो गया और ये m2 हो गया, दोनों रियल हैं और क्या है, डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग है। समझ में आ रही बात, दोनों रियल और कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, c1 e के पावर m1x प्लस c2 e के पावर ऑफ m2x, मतलब c1 e के पावर -2x हो गया और प्लस c2 e के पावर -3x हो गया। दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। तो इस तरह से हम इसको फाइंड कर पाए। तो देखिए कितना आसानी से समझेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे। जब रूट्स अलग अलग थे तब की बात होगी, अब जब रूट्स अब रियल भी होगा, लेकिन अब क्या होगा, रिपीटेड होगा, मतलब रियल के साथ रिपीट करता होगा, रिपीटेड हो, उस केसेस में हम कैसे वर्कआउट करेंगे, आइए समझते हैं इसको। अब आते हैं, ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा, रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। ठीक है, रूट्स रियल एंड रिपीटेड होगा तब की बात हम करेंगे। रूट्स आर, दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि रूट्स आर रियल है एंड रिपीटेड है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इस पर फोकस करना है हमें कि जब रूट्स रिपीटेड हो और रियल हो तो क्या करेंगे। मतलब मान लीजिए कि रूट्स हमारे ये हैं, ये रियल है, लेकिन इसमें कुछ रूट्स रिपीटेड है। जैसे सपोज मान लीजिए कि m1 बराबर m2 हमने मान लिया और इज इक्वल टू m है, बाकी के रूट्स अलग अलग हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट इस तरह से ले लिया हमने, और m3 m4 एंड अप टू अनदर्स mn जो है आर डिस्टिंक्ट है। पहले हमने क्या कि 2 रूट्स रिपीटेड है, ओनली 2 रूट्स रिपीटेड है, मतलब 2 रूट इक्वल है, उस केस में इसमें अब m1 ये हमारे पास क्या है, रूट्स इक्वल हो गए, 2 रूट्स इक्वल हमने पहले मान लिए हैं और ये अलग कंडीशंस है। तो इस केसेस में हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, देखिए c1 प्लस c2x और e के पावर mx, ये किसके लिए हो गया, रिपीटेड के लिए होगा, c1 प्लस c2x और e के पावर mx, और प्लस अब जो 2 ईज हो गए अब थर्ड के लिए, तो यहाँ पे आएगा c3 e के पावर m3x प्लस अब डॉट डॉट करके आएंगे तो cn e के पावर mnx। ओके, 2 रूट्स रिपीटेड की कंडीशंस में ये हो गया। इसी तरह अगर मान लीजिए हमारे पास क्या हो जाए, 3 रूट्स रिपीटेड हो जाए, m1 बराबर m2 इज इक्वल टू m3, ठीक, इक्वल टू m, रिपीटेड का मतलब अलग अलग इक्वल्स हो जाए, और फिर आगे के जो रूट्स डिफरेंट हो जाए, m4 m5 एंड सो ऑन जिससे mn, ठीक। तो इस केसेस में हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर c1 प्लस c2x हो गया, 3 रूट रिपीटेड है तो एक और आएगा कॉम्प्लीमेंट्री कितना, c3 आएगा, और कहाँ एक x हो गया, फिर यहाँ पे x स्क्वायर होगा, ठीक, और दिस इज e के पावर mx। ओके क्लियर, c1 प्लस c2x c3 x स्क्वायर अप टू आगे, फिर 3 कांस्टेंट यूज कर लिया आपने, अब चौथे के लिए आना है तो यहाँ पे आएगा c4 e के पावर m4x अप टू डॉट डॉट, जो आगे अगर हमें जरूरत होगी तो cn e के पावर mnx, ठीक है। इसी तरह ये वर्कआउट होगा। अब अगर r रूट्स इक्वल हैं तो क्या करेंगे आप, देखिए थर्ड फोर्थ मान लीजिए, या सेकंड हो गया ये थर्ड, ठीक है। मान लीजिए r रूट आर रिपीटेड, r रूट आर रिपीटेड, मतलब जो आपका है m1 बराबर m2 बराबर m3 इज इक्वल टू mr, r रूट रिपीटेड है, उस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो कैसे हम लिखेंगे, ये मेन फोकस है। देखिए c1 प्लस c2 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर, अब देखिए कैसे करना है। यहाँ पर जो r रूट रिपीटेड है, देखिए यहाँ अगर 3 रूट्स रिपीटेड था तो यहाँ पे कितना आया था 2,
यहाँ पे जब 2 रूट रिपीटेड थे तो यहाँ पे क्या था, एक कम था, मतलब 2 से एक कम, पावर जो x की पावर है क्या है, एक कम है। इसी तरह यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो अगर हम CR आएंगे तो x के पावर कितना आएंगे, R-1, ठीक है, और e के पावर mx इज इक्वल टू यहाँ पे m है। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा जब नंबर ऑफ रूट्स इस तरह से रिपीटेड होंगे, ठीक है, R रूट रिपीटेड, 3 रूट्स, यहाँ पर 2 रूट्स। तो जब रूट्स आर रिपीटेड हो तो इस तरह से हम इसको लिखने का प्रयास करने वाले हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए हमने यहां से ले लिया कि d-1 का होल क्यूब y इज इक्वल टू 0, ठीक, d-1 का होल क्यूब इक्वल टू 0। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो ऑक्सिलरी इक्वेशंस हम फाइंड करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या होगा, फाइ d इक्वल टू 0, मतलब d-1 का होल क्यूब बराबर 0। तो d इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 1 1 रिपीटेड होगा। तो अब 1 1 1 क्या है, रिपीटेड है, 3 बार रिपीटेड है, तो मतलब ये m की वैल्यूज है। यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या है, 1, जो ये वाला लिखा है हमने m। तो इस केसेस में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या होगा, c1 प्लस c2x c3x स्क्वायर e पावर mx, m का मतलब 1, e के पावर x हो गया, mx ये वाला कंडीशंस यहाँ पर ये लग जाएगा यहाँ पे mx। तो बहुत आसान है, बेसिक सा, क्लियर, ठीक है, जिससे कि हम इसको समझ पा रहे हैं कि हमारा एक्चुअल में वर्कआउट कैसे होगा, ठीक है, क्लियर है। बहुत आसानी से इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकते हो कि जब रूट्स आर रिपीटेड हो तो हमको कैसे लिखना है। 2 रूट रिपीटेड होते तो ये यूज करते, 3 रूट रिपीटेड है तो ये रखेंगे, r होगा तो फिर इस तरह से हम जाएंगे, ठीक है, 4 5 जितने भी नंबर ऑफ रूट्स रिपीटेड हो उस केसेस में आएंगे। तो ये आपको बेसिक फंडामेंटल समझ में आ गया, पहला कि रूट्स आर डिस्टिंक्ट्स, ठीक है, इस तरह से। अगला रूट्स रिपीटेड है, तो इस तरह से बेसिक फंडामेंटल हमको समझ में आ गया कि टोटल्स। तो अब रूट्स रियल की कहानी खत्म हो गई। अब हमें आएंगे कि रूट्स अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मतलब इमेजिनरी है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट्स मिल रहा है, उस केसेस में हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, ओके, उसमें भी रिपीटेड आएंगे। फिर रूट्स हमारा सर्ड है तो हम उसमें कैसे वर्कआउट्स करेंगे, तो आइए देखते हैं कि हमारा जब रूट्स क्या है, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पार्ट में आते हैं कि जो रूट्स हैं, रूट्स और कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक, रूट्स जो हमारे हो कि रूट्स कैसे होंगे, रूट्स और कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। मतलब सपोज d इज इक्वल टू हमारे पास अल्फा प्लस माइनस आई बीटा हो। कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट फॉर्मेट में होता है, तो अल्फा प्लस माइनस आई बीटा ही मिलेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर्मेट में होगा, ठीक है। इस केसेस में हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, इस पर फोकस करना है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू स्टूडेंट होगा e के पावर अल्फा x ब्रैकेट c1 cos बीटा x एंड c2 sin बीटा x, ठीक है, ये होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। क्लियर कि कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या होगा, ये होगा। पहला काम, दैट इज द इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या होगा। एक जनरल फॉर्म हो गया ये। अब देखिए जनरल फॉर्म, जैसे कोई एग्जांपल हम ले लें, मान लीजिए कि हमारा जो प्रॉब्लम, एक कोई भी प्रॉब्लम्स ले लें कि हम लिख लें डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 वाई इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसका हमें वर्कआउट करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मतलब ये हमारे फाइ डी है, फाइ डी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1। अब ऑक्सिलरी इक्वेशंस हम फाइंड करते हैं। पहला ऑक्सिलरी इक्वेशंस के लिए हम क्या करते हैं, फाइ डी इक्वल टू क्या पुटअप करते हो आप, 0 पुटअप करते हो। तो फाइ डी इक्वल टू 0 मतलब डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर तो नहीं हो सकता, तो हम जाते हैं जो हमारे एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, बचपन से हम पढ़ते आए हैं। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट इज द सिद्धाचार नियम, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड्स में ये हमें आपको मिल जाएगा। तो डी इज इक्वल टू माइनस मतलब यहाँ पे 1, ठीक, माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, देखिए बी स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर
माइनस 4ac, 4 इंटू 1 अपॉन 2a, 2 इंटू 1, ठीक। 1 प्लस माइनस ये कितना 1 और -3, मतलब -3 आ गया अंडर रूट्स अपॉन 2। अब बेसिक आप जानते हो -1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर होता है, तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 प्लस माइनस i√3/2 दैट इज द डी, ठीक। तो डी अब यहाँ से हमें फाइंड आउट हो गया क्या, डी दिस इज द 1/2 प्लस माइनस i√3/2, और इसकी तुलना हम किससे कर देंगे, इस वाले से, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा से, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। सो अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू √3/2। अब हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ से लिख लेना है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। देखिए क्या हो जाएगा, अगर इसके बाद हम यहाँ पे रिजल्ट करें कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, ई पावर अल्फा एक्स, मतलब ई पावर अल्फा एक्स मतलब क्या, ई के पावर 1/2x ब्रैकेट C1 कॉस बीटा एक्स मतलब √3/2x प्लस C2, ठीक है, साइन √3/2x, ये मिल गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और उठता है कि हम x ही क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये x क्यों लिख रहे हैं, d बराबर हमारा क्या अभी है, d/dx है, तो जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा x है, इसलिए यहाँ पे x आता है। अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी वैल्यू जो हम लिख रहे हैं ना वो सारे चेंज हो जाएंगे, क्लियर हुआ। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन आपके मन में उठ सकता है कि हम यहाँ x ही क्यों लिख रहे हैं, तो जो कि ये टोटल वर्कहीट इन टर्म ऑफ d है, डेरिवेटिव्स है dy/dx, तो यहाँ पर m1x m2x जो भी आए x आने का रीजन यही है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारा क्या है, x है, तो ये निकल गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो ये है जब रूट्स आर रिपीटेड होंगे, मतलब रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये लिखते हैं। अब इसका अनदर फॉर्म भी है जो कि इसको हमको लिखना है, तो अनदर फॉर्म भी लिख लेते हैं, और फिर इसके रिपीटेड होंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए मेन वर्कआउट क्या है। अब देखिए ये हमने हो गया, इसी का एक अनदर फॉर्म भी है, इसको हम लिखना है कि मतलब अगर d इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आई बीटा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एक तो हमारा होगा ही e के पावर अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स तो होता ही है, और होता है यहाँ पे C1, ठीक है, e के पावर अल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस C2, ठीक है, r C1 e के पावर अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स प्लस C2, ठीक है। ये इनमें से हम कोई भी एक यूज कर सकते हैं, चेक कर लेता हूं, ठीक है। देखिए अगर ऐसा है तो इनमें से ये यूज कर सकते हैं आप, ये यूज कर सकते हैं, ये यूज करते हैं, जनरली हम इसी को यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जनरल यूज किया जाता है, बट होता तीनों है, ठीक है। तो देखिए अब जो जनरली हमारा वर्कआउट है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो अगर है कॉम्प्लेक्स रूट है, ठीक है, काल्पनिक रूट है, तो उस केसेस में अल्फा है, तो इसमें से ये या ये इन तीनों में से कोई एक यूज करेंगे, बट जनरल हम कौन सा यूज, फर्स्ट वाला यूज करते हैं, इसी को यूज किया जाता है, ठीक है। कभी कभी अगर मान लीजिए यहाँ कहीं ऐसा लिखा हो तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द वर्कआउट, ओके, क्लियर। तो ये आपका वर्कआउट है। अब मान लीजिए कि इसी में जो है कॉम्प्लेक्स रूट्स आर रिपीटेड हो जाए, ठीक है, फोर्थ नंबर्स कि जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स रूट्स आर रिपीटेड
अब क्या करेंगे, मान लीजिए कह दिया कि जो अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा और अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा, अब ये 2 बार रिपीटेड हो जाए आपके पास, 2 टाइम्स हो जाए, अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा, अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा आपके रिपीटेड हो जाए, उस केसेस में हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात करेंगे। देखिए ये जो पोर्शन है अपने जगह पर रहेगा, e के पावर अल्फा एक्स, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे, बट इन साइड जो होगा ना वो चेंज हो जाएगा। जब 2 रूट्स रिपीटेड थे तो हम क्या लिखते थे, c1 प्लस c2 एक्स लिखते थे, लिख लेंगे। और उसके साथ अब ये वाला पोर्शन, दिस इज कॉस बीटा एक्स प्लस c3 प्लस c4 एक्स हो जाएगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी यूज कर सके तो अब ये तीसरा यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन ऑफ बीटा एक्स, ठीक है, दैट इज द आंसर। तो अगर 2 बार रिपीटेड हो तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वें नंबर्स में हमारा आता है कि जो रूट्स हो वो सर्ड है या इरेशनल है, उस केसेस में हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए तो रूट्स आर सर्ड्स आर इरेशनल, ठीक है। इरेशनल मतलब d इज इक्वल टू हमारा है अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा। बीटा एक प्राइम नंबर्स होगा, 1 2 3 4 ऐसे, मतलब 2 3 4 5 ऐसे बीटा होगा, प्राइम रूट होगा। तो इट मीन्स कहने का सेंस ये हुआ कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका e के पावर अल्फा एक्स, ठीक है, ब्रैकेट c1 कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन आएगा और x अंडर रूट बीटा या बीटा अंडर रूट बीटा x आ जाएगा प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा x। ये ध्यान रखिएगा, ये हाइपरबोलिक फंक्शन इसके साथ इंक्लूड होगा, बस और कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। हाइपरबोलिक आर c1 e के पावर अल्फा x कॉस h अंडर रूट बीटा x प्लस c2, ये आ जाएगा आर c1 e के पावर अल्फा x साइन h अंडर रूट बीटा x प्लस c2, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी एक यूज कर लेंगे। इन जनरल हम फर्स्ट वाले को यूज करते हैं, बट कभी ज़रूरत पड़ी तो हम इसकी भी और इसको भी यूज कर सकते हैं। अब आइए इस पे एक प्रॉब्लम्स को करेंगे जिससे चीज़ें आपको और क्लियर होंगी, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 1 y इक्वल टू 0, ठीक। ये हमारा 5d है, डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 1। तो ऑक्सिलरी इक्वेशंस आप फाइंड करते हो सबसे पहले, 5d बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ऐसा कोई इक्वेशंस बना नहीं है कि अगर इससे हम करें तो हमें ये मिल जाए वर्कआउट। तो अब इसके लिए आपको बेसिक तरीका वही है जो सिद्धाचार मेथड्स हैं। d इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, मतलब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस प्लस हो गया 4 अपॉन, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 प्लस माइनस ये कितना होगा 4 प्लस 4 अंडर रूट अपॉन 2, ठीक है। 4 4 8 हो गया, तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 अपॉन 2, या 1 प्लस माइनस ये 2 रूट 2 होगा, मतलब रूट 2 आ गया। सिंपल सी बात है। तो अब देखिए रूट्स कैसे मिल गया, इस टाइप का मिल गया ना, ये वाला जो है। तो इसकी तुलना हमें सिंपल करनी है, अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा। सिंपल, अंडर रूट बीटा की जगह हमारा रूट 2 है क्योंकि ये यहाँ पर भी है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हमारे पास है वो क्या मिलेगा, ई पावर अल्फा एक्स c1 कॉस हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स। ओके, तो अब यहाँ पर वैल्यूज को सिर्फ रख देना है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1 हो जाएगी, कंपेयर कर लीजिए। तो e के पावर x हो गया c1 cos h, बीटा मतलब क्या है 2 है, मतलब यहाँ पे हो गया रूट 2 x हो गया, प्लस c2 साइन h रूट 2 x, दैट इज द आंसर। तो इस तरह से अगर अब रूट सर्ड होंगे, इरेशनल है, तो हम को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिक ये क्लियर हो गया आपको कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं। तो इतने नंबर ऑफ जो प्रॉब्लम्स है, रूट्स थे, टेक्निक। अब इसके बाद इस पे और कुछ हम प्रॉब्लम्स करेंगे आगे कंटिन्यू, क्योंकि सब मेथड को कंबाइन करके एक प्रॉब्लम्स करेंगे।
उसके बाद हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालना सीखेंगे कि जब राइट हैंड साइड में हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल्स है तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलर इंटीग्रल्स को निकालना, उसके बहुत सारे रूल्स हैं, हर एक रूल को पॉइंट टू पॉइंट अंडरस्टूड करेंगे आने वाले कंटिन्यू लेक्चर्स में। सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।